नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की ट्रू स्पिरिट हमारे संस्थान में लागू हो। मैं इसको हरियाणा के प्रमुख संस्थान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान को देखना चाहता हूँ। तो मेरा मन प्रसन्न हो गया जब मैं डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा था। आपकी संचार टीम को मैंने जो देखा, मैंने विभागाध्यक्ष से कहा कि बड़ा सुंदर डिपार्टमेंट है कि आप अपनी सभ्यता को जानें, अपने कल्चर को जानें। ज़रूरत ये है कि हम इसका कितना और कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये एक ज़रूरत है। इसके लिए हम सब लोग को तैयार होना चाहिए। हम यहाँ की लोकल नीड्स को समझेंगे, हमारे बच्चों की रुचि को समझेंगे, उसके हिसाब से अपने करिकुलम को रखेंगे। नमस्कार, मैं धीरेन और आपका स्वागत करता हूं तजुर्बा के इस खास एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे मुख्य अतिथि हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विश्वविद्यालय के 8वें कुलगुरु प्रोफेसर राजीव कुमार सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर, आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। अब जब आप जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यहाँ पे आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपने ठीक कहा। मैंने पिछले 9 साल राष्ट्रीय स्तर पर देश में नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू करना है, उसके लिए जो नीतियां बनानी थी उनमें मैंने काफ़ी काम किया है। आपने एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को बनाने में और विश्वविद्यालय में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में फिर हम लोगों ने SOPs बनाई। तो किस तरीके से इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को हम अपने संस्थानों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस SOP को बनाने में वो मेरी चेयरमैनशिप में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उसमें मेरा काफ़ी एक्सपोजर मुझे हुआ। और उसके बाद बहुत सी मैंने राष्ट्रीय कार्यशालाएं विभिन्न संस्थानों में देश के की। तो मेरा जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की ट्रू स्पिरिट हमारे संस्थान में लागू हो। ये हरियाणा का एक प्रमुख संस्थान है। मैं इसको हरियाणा के प्रमुख संस्थान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्थान को देखना चाहता हूँ। ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर, जो बच्चे आजकल रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ने चाहते हैं उनके लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि कैसे वो उस चीज़ को और डेवलप करें और उसी चीज़ में आगे बढ़े? देखिए, अगर आज के युग की बात करें, जैसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर क्षेत्र में हो रहा है और मीडिया भी उससे अछूता नहीं है। ये एक मीडिया के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि मैं मीडिया डिपार्टमेंट में बैठा हूँ। आज के इस युग में अगर आप एक स्किल को लेकर आगे बढ़ते हैं तो शायद हमारी ये बहुत बड़ी गलती है। आपको मल्टी स्किल्स में आपका हुनर होना चाहिए। आपका ऐसा ही नहीं है कि अगर आप मीडिया में हैं तो आपको मीडिया के बारे में सीखना है। आपको नई टेक्नोलॉजीज़, AI है, रोबोटिक्स है, इन सब का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तब आप अपने क्षेत्र में नवाचार या रिसर्च के बारे में आप सोच सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि अगर आप उसको ये सोचें कि हम संस्थान के माध्यम से उस टेक्नोलॉजीज़ को गति को पकड़ सकते हैं तो शायद थोड़ा सा मुश्किल है। आपको संस्थान के साथ साथ देश और दुनिया में या और इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा और उनको भी आपको समझना पड़ेगा। तब आप नवाचार और रिसर्च में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सर, रिसर्च और इनोवेशन की बात हुई, इसी बीच आपका जो एक्सपीरियंस है वो 32 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका एक शिक्षा में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो तकनीकी बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो कौन कौन से वो बदलाव है? जैसे आपने AI की बात करी, तो ऐसे और कौन से बदलाव हैं जो कि हमें नहीं पता है और सबको पता होने चाहिए आगे डेवलपमेंट के लिए? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मैंने पहले भी अपने एक एड्रेस में कहा था कि बदलाव इतने फास्ट हैं कि हमने एक AICT में कमेटी बनाई और हमने उससे कहा कि ये बताओ कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान तकनीकी शिक्षा का दो। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन कमेटी की ये थी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बढ़ रही है कि जो हम आज AI पढ़ाते हैं, हो सकता है जब बच्चा पास आउट होकर निकले वो AI वो रेलेवेंट ना हो। आज जेन AI आ गई और उससे आगे के वर्जन भी आ गए। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, उसको समझना, उसकी गति के साथ रहना सबके लिए चैलेंज है, लेकिन इसको स्वीकारना पड़ेगा। जो लोग इस चैलेंज को स्वीकार रहे हैं
वो अपने अपने क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, स्टार्टअप हैं, इनोवेशन ला के इंक्यूबेशन करा के वो एंटरप्रेन्योर का रूप धारण कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको समय के हिसाब से समझना होगा, किस तरीके से हम इसको आगे ले जाएंगे, कैसे आगे चलेंगे, ये हर छात्र को जानना होगा। सर, जैसा कि आपने अब तक के एक्सपीरियंस में आपने अमेरिका, कनाडा जैसे कई देशों का दौरा किया है, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ से क्या देखने को मिली कि मतलब जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट संस्थानों में देना होगा कि जो बच्चा करना चाहता है वो संस्थान में कर पाए। ये जो छूट जो बाहर के संस्थानों में है, केवल यही फ़र्क है हमारे संस्थानों में और उनके संस्थानों में कि जो बच्चा करना चाहता है। मैं इसका उदाहरण भी आपको दूंगा। अगर कोई बच्चा मैथ्स में मेजर करना चाहता है, एक मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैथ्स में कोई बच्चा मेजर करना चाहता है तो वो बच्चा यही नहीं है कि वो मैथ्स पढ़ेगा, उसकी रुचि हो सकता है म्यूज़िक में हो, तो वो माइनर जो कर सकता है वो म्यूज़िक में कर सकता है, लेकिन उसको जो डिग्री मिलेगी वो मैथ्स की मिलेगी, मेजर इन मैथ्स, माइनर इन म्यूज़िक। तो ये बच्चे की जो रुचि है वो उसमें भी, और वो मैथ्स का और म्यूज़िक का ब्लेंडिंग कर सकता है। वो अपनी मैथ्स की नॉलेज को जो उसने इंस्टीट्यूट में गेन की, जो म्यूज़िक का जिसमें उसका रुचि है बहुत ज़्यादा है, वो उसको ब्लेंड करके नए नए नवाचार कर सकता है। तो यहाँ से इनोवेशन पनपता है। जो ये इनोवेशन का बीज ये है कि हम बच्चे को छूट दें, बच्चे को स्वायत्तता दें कि वो जो करना चाहता है। और मैं कोशिश करूँगा, अब मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि हर बच्चे को ये छूट मिले कि जो उसके अंदर की प्रतिभा है वो बाहर निकल के आ सके और उस प्रतिभा का वो भरपूर लाभ समाज को और देश को मिल सके। सर, आज के समय में जैसे आपने कहा कि प्रतिभा है, जिसके अंदर जो प्रतिभा है वो उसके आगे काम करे, उसी पे काम करे और आगे बढ़े। बट अगर हम देखते हैं आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप ये काफ़ी प्रचलित हो रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अगर सब एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो फिर सर जॉब तो कोई करेगा ही नहीं। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर बनेगा, लेकिन जब तक हम उसको प्रेरित नहीं करेंगे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। तो हमें बाहर जाके नौकरियां करनी पड़ेंगी। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि भारत टेक्नोलॉजिकल, हमारे इंजीनियर्स, हमारे युवा इतना ज्ञान रखते हैं, क्यों नहीं हम एक माइक्रोसॉफ्ट, एक गूगल हम क्यों नहीं बना पाए भारत में? तो क्योंकि हमें हमारी शिक्षा प्रणाली ने जो हमें मिली, विरासत में जो मिली, उसने हमें कभी इस ओर बढ़ने का प्रेरित ही नहीं किया। हमें बताया नहीं कि साहब हम भी अपनी कंपनी खोल सकते हैं, हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो नौकरी करने की हमेशा एक शिक्षा मिली। हर एक आदमी को यही लगता था कि उसको नौकरी करनी है, सरकारी करनी है या क्या प्राइवेट करनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो बीज है, छात्रों में बोने का काम अब हुआ है और इसके फल आएंगे। जैसे आज आप विदेशों में देखते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों 20-20, 30-30 लाख एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं। हम भी बनेंगे एक दिन ऐसे। तो ये बीज बोया गया है। सर, आप AICTE से जुड़े रहे हैं कुछ सालों से और अब आप जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी और AICTE मिलके क्या नया करने वाले हैं? जेसी बोस यूनिवर्सिटी पूरी ऑटोनोमस बॉडी है। AICTE केवल आपको अप्रूवल देती है, ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। वो आपको कहीं नहीं रोकती कि आप ये ना पढ़ाएं और ये पढ़ाएं। वो एक मॉडल करिकुलम देती है। मॉडल करिकुलम देने का मतलब नहीं है कि आपको एज इट इज़ उसको लागू करना है। आपको लगता है कि जेसी बोस एक संस्था है जो कि इंडस्ट्री में बैठी है, इंडस्ट्री, इसके चारों तरफ इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है, हम उस चीज़ को पढ़ाएं रादर देन वो जो मॉडल करिकुलम AICTE ने रखा है वो उसका कोर एरिया वहाँ से पकड़ें और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके साथ ब्लेंड करें। हम ये स्वायत्तता हमारे पास है। ज़रूरत ये है कि हमें अपने अधिकार को, हमारे ऑटोनॉमी की पावर को समझना है। अगर आप ऑटोनॉमी की पावर को समझते हैं तो आप किसी के ऊपर बाध्य नहीं होते। हम क्यों रेगुलेटरी बॉडी अगर मॉडल करिकुलम देती है, हम सबसे इजी होता है उसको अडॉप्ट करना। हमें कुछ करना नहीं है, उन्होंने करिकुलम बनाया, हमने उसको अपने यहाँ जाके इम्प्लीमेंट कर दिया। उस करिकुलम को हो सकता है फरीदाबाद में ज़रूरत ना हो, फरीदाबाद की इंडस्ट्री नहीं चाहती, तो इंडस्ट्री के अनुरूप करने की स्वायत्ता उस करिकुलम में है।
तो उसको समझने की आवश्यकता है। हम उसको समझेंगे, हम यहाँ की लोकल नीड्स को समझेंगे, हमारे बच्चों की रुचि को समझेंगे, उसके हिसाब से अपने करिकुलम को रखेंगे। सर, आप NEP 2020 के साथ जुड़े रहे, तो NEP 2020 के तहत वो कौन सी नई योजनाएं हैं जो सबके लिए लाभदायक है और सबको जानना बहुत जरूरी है, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए। देखिए, ये NCRF, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा, NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में एजुकेशन को लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल्स में अगर हम जैसे हायर एजुकेशन में बैठे हैं, 10th का लेवल 3 है, और हर साल की लर्निंग आपका लेवल 0.5 बढ़ाती है। तो 11th 3.5 पे हो गया, 12th 4 लेवल पे हो गया। अगर आप 4 साल का कोर्स करके निकलते हो 12th के बाद, तो आप 6 के लेवल पे बाहर आते हो। PG लेवल 7 पे है और PhD लेवल 8 पे है। उसमें कहा गया है कि कोई भी चीज़ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है। जो भी आप करते हो उसका वेटेज आपकी डिग्री में आना चाहिए। दैट मीन्स आपको उसके क्रेडिट मिलने चाहिए। इस चीज़ को समझना सबसे बड़ा आवश्यक है। तो सबसे बड़ा सुधार ये हुआ। इसका फ़ायदा क्या हुआ? आप पूछेंगे साहब इससे फ़र्क क्या पड़ गया? इससे फ़र्क ये पड़ा कि अगर कोई आपका वोकेशनल का स्टूडेंट है, उसने भी वोकेशनल का लेवल 4 किया है, और आप एक जनरल लेवल एजुकेशन में 12th करके आए हैं, आपका लेवल भी 4th है, तो जो वोकेशनल का बच्चा है वो जनरल एजुकेशन में आ सकता है, और जनरल एजुकेशन का बच्चा वोकेशनल में जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी। वो कैसे जाएगा? उसके जाने का भी एक मूवमेंट का भी वोकेशनल से जनरल एजुकेशन में और जनरल एजुकेशन से वोकेशनल में जाने का भी एक प्रोसेस है। उसमें प्रोसेस को जब कोई एक कार्यशाला होगी, मैं फैकल्टी को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि अगर आपका रुचि आपने पेरेंट्स के प्रेशर में हो सकता है किसी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, और लेकिन आपकी रुचि इंजीनियरिंग में नहीं थी, आपकी साइंसिस में थी, आपने 1 साल या 2 साल इंजीनियरिंग में कर लिया, आपको लगा ये मेरा केक नहीं है। 2 साल बाद आप डिसाइड करें कि आपको लगा नहीं, मैं तो साइंसिस में ही जाऊंगा, यू कैन मूव ईजिली। वो कैसे जाना है, ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। सरकार जगह जगह कार्यशालाएँ कर रही है, मैंने बहुत सारी कार्यशालाएँ की हैं इसमें। तो ये सब प्रावधान बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, बच्चों के ज्ञान को ठीक से रिवार्ड करने के लिए किए गए हैं। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास अगर एक ही तरह की स्किल्स और ज्ञान है तो शायद आप उतने रेलेवेंट नहीं हो आने वाले समय में। आपको मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज की आपको पता होना चाहिए। जैसे आप मीडिया में हैं तो आपको मीडिया से अलावा टेक्नोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा ये है कि आप अपनी सभ्यता को जानें, अपने कल्चर को जानें। हम पहले क्या थे, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज, भारतीय सभ्यता के पास बहुत सारी नॉलेज है, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। उसको भी समझने का मौका, उसका अवसर हमारे शिक्षा नीति ने दिया है। और हमारी परंपराएं, हम पेरेंट्स के साथ हमारी वैल्यूज़ क्या थी, हम समाज में कैसे रहते थे, ये सब चीज़ें समझने का मौका और उसको क्रेडिटाइज करने का मौका इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपको दिया है। और एक जो सबसे बड़ा, जो लोग बाहर की इच्छाएं रखते हैं एजुकेशन लेने में, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 साल का कोर्स पहले करके बाहर जाते थे PG करने के लिए, तो वो आपका 3 साल का कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं था। तो वी वर नॉट अलाइंड विद द इंटरनेशनल एजुकेशन। तो बीटेक के बच्चे तो 4 साल का कोर्स होता था, चले जाते थे, लेकिन अगर कोई जनरल एजुकेशन का 3 साल का बच्चा था, वो नहीं जा पाता था। तो उसको इंटरनेशनल एजुकेशन से अलाइन किया गया है भारतीय। तो ऑल फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी, मेरे ख्याल से जिसमें सब कुछ निहित है, जो भी आप सोच सकते हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे इंटरनेशनलाइजेशन हो, सब कुछ निहित है इस एजुकेशन पॉलिसी में आया है। बट ज़रूरत ये है कि हम इसका कितना और कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ये एक ज़रूरत है। इसके लिए हम सब लोग को तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। वैसे तो हम आपसे बात करते रहे और आपसे ज्ञान की बातें करते रहे तो बहुत काफ़ी समय निकल जाएगा, बट आज के लिए एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आप हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार आए, आपने स्टूडियो विजिट करा, तो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के लिए आप सर क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना चाहूँगा मेरा मन प्रसन्न हो गया जब मैं डिपार्टमेंट में एंटर कर रहा था। मैंने विभागाध्यक्ष से कहा कि बड़ा सुंदर डिपार्टमेंट है, एम्बियंस है, लेकिन जब मैं अंदर आया, मैंने आपके स्टूडियोज़ देखे, आपका, मैं 3-4 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, आपकी संचार टीम को मैंने जो देखा, जिस तरीके से चीज़ों का कवरेज करना, ये एक ट्रेनिंग है। क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं, जब तक आप इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, और आपके बच्चे जितने स्टूडेंट्स यहाँ के जितने डिवोटी लगे मुझे, ये एक बहुत सुखद बात है। बाकी लोग, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ में कि जब तक आपके मन में अंदर से चीज़ें सीखने की इच्छा नहीं है, तो मुकाम को हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही और मुख्य अतिथि के साथ फिर होगी मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।